Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In economics, we understand about the chapter number 6, economic reforms since 1991 for class 12th, and it is our first part. Our today's topic is meaning of economic reforms, and after that we understand about the new economical policies in which we understand the liberalization. Chapter 6. As we know that we understand about today the economic reforms since 1991 or the new economical policy which is also represented like NEP. तो हम आज नए चैप्टर नंबर 6 के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के नाम से भी जानते हैं. व्हेन वी स्टडी अबाउट दिस चैप्टर वी अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड आफ्टर दैट न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पॉलिसी एंड देयर एलिमेंट्स एंड आफ्टर दैट द अपेरल्स एंड अपेरल्स ऑफ द LTG. तो LTG के अपेरल्स के बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं द मीनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. देखिए सिंपल सी अगर बात करें तो जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो रिफॉर्म्स का सेंस उन चेंजेस से होता है जिससे कुछ पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट हमारे अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर पड़ता है. तो यहाँ पे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो इकॉनमी में आने वाले चेंजेस को या ऐसी पॉलिसीज जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने इकॉनमी को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, इकॉनमी में बदलाव लाने का काम करते हैं, वो पॉलिसीज़ क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ कहलाती हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या रिफॉर्म्स कहलाती हैं. तो नॉर्मली वी अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट्स मीन द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़. एक ऐसा सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, सेट कह लीजिए, इसको ग्रुप कह लीजिए, ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस विच सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जिसका डायरेक्शन में क्या है, हमारा जो पेस है, मतलब हमारी जो स्पीड है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है. यानी वो पॉलिसी जिससे हमारी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तेज़ी से हो और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तेज़ी से हो, तो ऐसी पॉलिसीज़ को हम ऐसी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स मीन व्हाट अगेंस्ट कि सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़. ऐसी पॉलिसीज़ का सेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस या कायदे कानून नियम की बात कर लीजिए, ऐसे नियम और कानून जिसको हम बनाने के बाद क्या करते हैं, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है या बदलाव आते हैं, तो ऐसे रूल्स को हम रिफॉर्म्स के रूप में जानने का काम करते हैं या रिफॉर्म्स की तरह जानते हैं. Now when we talk about the 1991, the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 90s. 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, जो 90s के इकोनॉमिक क्राइसिस थे उससे बाहर आने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए. एंड दीज रिफॉर्म्स कम टू नो एज न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज़. और ये रिफॉर्म्स किस रूप में जाने जाने लगे, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के रूप से जानने जाने. यानी कि अब जो चेंजेस आए उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, नई इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ बनी. एंड देयर आर 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ NEP. यानी कि इस इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के 3 बड़े ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या क्या थे. पहला LPG. ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में LPG हमारा था जो कि LQP के पोजीशन पे या LQP के जगह पे इसको रखा गया. पहली सिचुएशन क्या थी, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ L इन द प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग. यानी कि L को क्या किया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था. किससे, L से. L की जगह पे क्या आ गया था, L आ गया था. ठीक है. दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द प्लेस ऑफ कोटा. पहले हमारा पहले हमारा Q था, अब Q की जगह पे क्या आ गया, P आ गया. यानी कि कोटा जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते थे, अब कोटा का सेंस यहाँ पे समझ गया, प्रोडक्टिविटी जो होती है, हम हर एक बिजनेस अथॉरिटी को या इंडस्ट्रीज़ को एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते थे, एक कोटा देते थे कि हम ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे. अब उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन को दे दिया गया, कोटा फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था कोटा, उसको प्राइवेटाइजेशन की जगह पे कन्वर्ट कर दिया गया. दैन लास्ट वन अगर बात करें, थर्ड एलिमेंट्स इसका आता है, तो पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द प्लेस ऑफ परमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. यानी कि ग्लोबलाइजेशन P की जगह पे Q को रिप्लेस कर दिया, G को रिप्लेस कर दिया गया. तो आपको हमेशा क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को याद रखना है. LPG को रिप्लेस किया गया था LQP के प्लेस पे इन 1991. अब ये चीज़ें हैं क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है.
एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू समझिए। पहले क्या था ना कि हमारी जो LQP है, हमारा जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसमें हम प्रोटेक्टेड पॉलिसीज़ को फोकस करके चल लेते हैं, यानी कि हम अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने का करते हैं। इसी सिचुएशन में क्या था कि हमारी जो इकॉनमी थी वो थी क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी का सेंस क्या है कि हम अपनी कंट्री के अंदर किसी बाहरी इन्वेस्टर्स या बाहरी बिजनेसमैन को एंट्री नहीं देते। तो करते क्या थे, हम अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करने के चक्कर में लगा देते थे। बस इनिशियल जो थिंग्स थी, बहुत ज़रूरी चीज़ों को ही हम बाहर को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट हियर लिबरलाइजेशन एंड देन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन एंड एटलीस्ट लास्ट वन ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम देखेंगे लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन की जब बात होती है तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकॉनमी means the freedom of the producing units from the direct or the physical control imposed by the government ने पहले क्या किया था, जो हमारी क्लोज्ड इकॉनमी थी, हमारे पास जो इंडस्ट्री थी, सारे इंडस्ट्रीज़ में काम चलता रहे, सारे इंडस्ट्रीज़ के लोगों को जॉब बनी रहे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हुए इंडस्ट्री का एक लिमिट जनरेट कर दिया गया था जिसमें वो उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं करता था। लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, द मीन्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अब लिबरलाइजेशन के आने पे क्या हुआ, तो वो इंडस्ट्री जो लिमिटेड यूनिट में प्रोड्यूस करती थी, अब वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकती हैं, यानी कि उनको फ्री कर दिया गया, वो जितना चाहें उतना यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, जिस पे पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, कंट्रोल को मेंटेन करने का काम करती थी। फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड्स। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कुछ ऑब्जर्वेशन रहे, इसको थोड़ा देख लीजिए। कहता है यहाँ पे, प्रायर टू 1991 द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज द सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन द प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड द डोमेस्टिक इकॉनमी। अगर इसकी ये बात की जाए तो जैसा कि यहाँ पे कहा रहा है कि 1991 की जो उससे पहले की जो सिचुएशन थी उसमें द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज द सेवरल टाइप ऑफ द कंट्रोल। तो गवर्नमेंट का क्या था, कुछ तरीके के कंट्रोल्स इम्पोज कर रखे थे प्राइवेट इंटरप्राइजेस के ऊपर और इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी हमारी अपनी कंट्री के अंदर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल रखे हुए थे। और ये कंट्रोल कैसे थे, दीज इंक्लूडेड द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल एंड द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द गुड्स, इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, restrictions on the investment by the big business houses। तो ये तमाम तरह की ऐसी प्लेस थी या ऐसी कंडीशंस थी जिसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करती थी। तो जैसे इसमें कह रहा है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, गवर्नमेंट क्या करती थी, आपको इंडस्ट्री डेवलप करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूवल लेना पड़ेगा। द प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए। और या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता था ऑन द गुड्स, यानी सामान के ऊपर क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट करती थी। इंपोर्ट लाइसेंस, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते थे तो उसके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल गवर्नमेंट करती थी, यानी कि और हर कोई फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन नहीं कर पाता था। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट बाय द बिग बिजनेस हाउसेज एक्सेट्रा। तो बिग बिजनेस हाउसेज यानी कि जो बड़े बड़े घराने थे, जैसे लेखों वाले टाटा हो गया, बिरला हो गया, इस तरीके के बड़े बड़े घराने थे। तो इन लोगों के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो इनके पास अगर कैपेबिलिटी थी, तो ये अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे उसके लिए इनको रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ डेवलप नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो इट वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट दैट द सेवरल शॉर्ट कमिंग्स हैड द इमर्स्ड इन द इकोनॉमी ऑन द अकाउंट ऑफ दोज कंट्रोल्स। Third point, that these controls had given the rise to the corruptions, undue delaying and the efficiency. And fourth point, the growth rate of GDP. The fourth point is that one, the growth rate of GDP fallen sharply, high cost economic system. That means that rather than the low, the comparative economic system come into the big। तो अब देखिए नॉर्मली थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। पहली चीज़ तो क्या था कि कहता इट वॉज एक्सपीरियंस बाय द गवर्नमेंट ने इसको अनुभव किया दैट द सेवरल शॉर्ट कमिंग्स
हैड emerged इन द इकॉनमी। बहुत छोटे छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, इकॉनमी में मर्ज होने का काम कर रहे हैं, इकॉनमी में को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर उनके साथ जुड़े हुए हैं ऑन द अकाउंट ऑफ दीज कंट्रोल, और इस कंट्रोल के बेसिस पे। यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे क्या होता था, जो इनकमिंग थी यानी कि जो रिटर्न्स उसको मिलते थे, गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई अगर हमने इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रखी हैं, हमने डिसाइड कर रखा है कि ये इस यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, तो उनका जो आउटपुट है यानी कि जो वो प्रोडक्टिविटी मेंटेन करता है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, जिस पर उनका कंट्रोल है। फिर कहता है दीज कंट्रोल हैड गिवन रेस टू करप्शन, और ये कंट्रोल क्या करता है, करप्शन को बढ़ाने का काम करता है। कैसे, अगर मान लीजिए कोई कंपनी पैसा कमाना चाहती है, ज़्यादा कमाना चाहती है, तो वो क्या करती है, कम प्रोडक्शन को दिखाती है। प्रोडक्शन मान लीजिए अगर उसको 4000 करती है तो वो दिखाती है 400 की, उसने 400 जो उसका लिमिट है उसको ही प्रोड्यूस किया और प्रोडक्शन करती है वो 4000 का। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो चीज़ों को नॉर्मली सेल आउट कर देती है। तो यहाँ कहता है दीज कंट्रोल हैज गिवन रेस टू करप्शन, और इस कंट्रोल ने क्या किया, करप्शन को बढ़ाने का काम किया, ड्यूली डिलेइंग एंड इनसिफिशिएंसी, और साथ ही साथ क्या किया, प्रोडक्टिविटी जो डिले होना और इसके साथ साथ इनसिफिशिएंसी की बात करें, जो प्रोडक्शन हमारा था उसमें बेहतरी की जो बात होती थी उसमें चीज़ें नहीं होती थी। यहाँ पे हम डिलेइंग की बात करते हैं। जब डिलेइंग की बात करते हैं तो नॉर्मली चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट होगी, मान लीजिए हम कम यूनिट या तो बना रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जैसा कह रही है वैसे ही बना रहे हैं, तो शॉर्टेज हमारा होगा, शॉर्टेज ऑफ कमिंग्स यानी कि या फिर शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाएगा, यानी मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स होंगी वो पहुँचेंगी नहीं, वो डिले हो जाएंगी। डिले होने के साथ साथ अगर बेहतर क्वालिटी को पूरा करने में फिर क्या होगा, इनसफिशिएंसी को मेंटेन, यानी कि अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया जाएगा। तो जब हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होंगे या लिमिटेड ऑप्शंस होंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हीं को चूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इस जो हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग या स्टोरेज को जनरेट करना कुछ लोग करना शुरू कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, स्टोर करना शुरू कर देंगे। स्टोर करने के बाद वो फिर करप्शन को मेंटेन करना, क्योंकि वो हाई रेट पे फिर बेचने का काम शुरू कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो उनको फेस करनी पड़ती थी। आगे बात कर लें तो गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करती थी। अब ये एक प्रॉब्लम थी। तो ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज़ फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमी सिस्टम कम टू बिगिन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से, यानी इस करप्शन की प्रॉब्लम की वजह से, जहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग करना या प्रोडक्ट को लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस करना जिससे शॉर्टेज हमेशा बनी रहे, लोगों की डिमांड बनी रहे, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो GDP जितनी तेज़ी से ग्रोथ करनी चाहिए थी वो उस तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रही थी, और हमारी जो इकॉनमी थी वो क्या होगी, हाई कॉस्ट इकॉनमी सिस्टम की तरफ मूव कर गई। यानी कि अब हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट थे वो महंगे होते थे। अभी आप थोड़े से पीछे चले जाइए तो आपको पता चलता है, हमें आप साफ साफ एग्जांपल पाते हैं कि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट बने हुए हैं वो अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में क्या है, थोड़े से महंगे होते हैं। इन व्यू ऑफ दिस फैक्ट द लिबराइजेशन ऑफ इकॉनमी हैज़ टू कंसीडर्ड एज अ की कंपोनेंट्स ऑफ इकॉनमी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इन फैक्ट्स को देखते हुए जो लिबराइजेशन की सिचुएशन है जो वो न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी में एक मेन कंपोनेंट्स के रूप में जनरेट होती है। द ग्रेटर रिलायंस वॉज द प्लेस्ड ऑन द मार्केट फोर्स ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई रेदर दैन द चेक एंड कंट्रोल्स। नॉर्मली क्या हुआ कि अब जो बदलाव आया, क्योंकि अब क्या था कि लिबराइजेशन की वजह से कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट थी या अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट की वजह के अकॉर्डिंग वो क्या करती थी, यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती थी। अब वो यूनिट्स किसके ऊपर डिपेंड कर गया, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड कर गया। यानी द ग्रेटर रिलायंस वॉज टू प्लेस्ड, अब वो मार्केट के ऊपर निर्भर, मार्केट फोर्स के ऊपर निर्भर करनी शुरू हो गई। यानी इंडस्ट्री अब उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितना मार्केट में डिमांड होगी, रेदर दैन चेक एंड कंट्रोल्स। अब इसमें क्या हो, अब गवर्नमेंट चेक और कंट्रोल करने का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट को प्रोडक्ट्स के साथ ही मिलना होता है। तो गवर्नमेंट ने अब चेक कंट्रोल करना बंद कर दिया। अब कंपनी क्या करती है, अपने मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल of developing countries like Korea, Thailand, Singapore that had achieved the rapid growth due to the liberalization were considered as the worthy of illumination। तो इन लोगों ने भी क्या किया है, इस चीज़ को फॉलो करते, लिबराइजेशन को फॉलो करके अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप करने का काम किया।
यहाँ एक आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर बेस्ड ऑन द assumptions that a market force would be drive the economic toward the path of the competitive growth and development. तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है इसमें. The economic reforms were based on the assumptions. इकोनॉमिक रिफॉर्म उन assumptions के ऊपर, उन कल्पनाओं के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है. assumption that market, ठीक है, फोर्स, उन मार्केट फोर्स की कल्पनाओं के ऊपर बेस्ड होता है, would drive the economy towards the path, जिसमें क्या होती है, इकॉनमी हमारी क्या करती है, हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेके उस पाथ को जनरेट करने का काम करती है. यानी कि वो पॉलिसी जो हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ को जनरेट करने के लिए, या वो वे जिसके थ्रू हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, उनको ऊपर जो बनने वाली पॉलिसीज़ होती हैं उसको हम क्या करते हैं, न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के रूप में देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में देखते हैं. यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो वो हमारे लिए क्या होती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती है. अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या बदलाव आया, क्या चीज़ें थी. तो कुछ एजम्पशंस हमारे रहे. उसमें पहला आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को क्या बेनिफिट हुआ. तो जैसे आपको पहले ही बताया गया था, यहाँ पे फिलहाल लिखूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स है उसमें क्या रहा. तो पहले हमने बात की थी कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी, एक लिमिटेड, या फिर ये समझिए कि उसमें जो सिचुएशंस थी वो लिमिट यूनिट्स की थी. लिमिट यूनिट्स को जो प्रोड्यूस करते थे, तो यानी कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने का काम करती थी. तो इनके पास जितना लेबर होता था या जितनी कैपेबिलिटी होती थी उससे कहीं कम वो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करते थे. लेकिन लिबरलाइजेशन के आने से क्या हुआ, द लिबरलाइजेशन वर्चुअली द एम्प्लाइड डी रेगुलेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर हाईलाइटेड टू बी हैपेंड. अब क्या डीरेगुलेशन हुआ, क्या उसमें बदलाव आए, क्या चेंजेस आए. तो पहला एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बदलाव है. इन जुलाई 91 a new industrial policies was announced. At its evaluation, the requirement of a licensing expect the following 5 industries. अब इन पाँच इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होती थी किसी भी लाइसेंसिंग की. और 5 इंडस्ट्री जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है वो क्या है, लिक्विड यानी कि वो जो वाइन वगैरह लोग पीते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह जो लेते हैं, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोलेशंस एंड द डेंजरस केमिकल. तो ये 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके लिए लोगों को गवर्नमेंट से आज भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है. लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कंजप्शन गुड्स बनाते हैं या किसी और तरीके के गुड्स को रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को बहुत बड़े स्तर पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है. उसमें कुछ लिमिटेड पोर्शन पे ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम कर सकते हैं. दैन आफ्टर आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स. इसमें क्या, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज द मेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर अ पब्लिक सेक्टर्स was replaced from 17 to 8 in 2011. The number of industrial was the reduced merely to atomic energy and railways. पहले अगर देखें तो एक्स ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करते हैं तो उसके साथ हमारे पास क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल थे वो खासतौर से ज़्यादातर क्या थे, पब्लिक सेक्टर्स के थे. यानी कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती थी वो पब्लिक सेक्टर्स की होती थी और गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करती थी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब जो रिज़ल्ट हमको प्राइवेट सेक्टर से मिल रहे थे वो रिज़ल्ट हमको अपने जो पब्लिक सेक्टर से हैं उनसे न मिल पाने की वजह से गवर्नमेंट ने उसको एनालिसिस पूरी तरीके से किया और देखा कि विच इज़ द बेस्ट, इन दोनों में बेहतर कौन हो रही है. तो उसने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अपनी जो उनकी कैपेबिलिटी है उससे बेहतर या उसमें ज़्यादा वो बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है. वो चल तो रहे हैं लेकिन उनका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन हो चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कंट्रोल रखा था, वो उस तरीके से नहीं मिल रहा था. उसके कंपेयर में प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे और जहाँ वो जाते वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देते, वहाँ के लोगों को एजुकेशन स्किल देते और देखें तो उनका पार्टिसिपेशन भी जो था हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ में वो ज़्यादा था. तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, रिड्यूस करना शुरू कर दिया. जो पहले इंडस्ट्री 17 होती थी बाद में उसको
8 कर दिया, और 2010-11 तक इंडस्ट्रीज़ को एकदम रिड्यूस करके उसको 2 इंडस्ट्रीज़ तक, केवल 2 इंडस्ट्रीज़ के पास ला के खड़ा कर दिया, जिसमें हमारा जो एटॉमिक एनर्जी जो कि गवर्नमेंट की फुल्ली कंट्रोल में रहता, और रेलवे जो है हमारी रेलवे इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहती। तो 7 से 18 से 2 के सिचुएशन में ला के गवर्नमेंट ने क्या किया, रख दिया लिबरेशन को पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए। डी रिजर्वेशन की अगर बात करें ऑफ द प्रोडक्शन एरियाज, तो पहले कहा गया था कि एक फिक्स्ड सिचुएशंस थी कि इतना ही आपको प्रोड्यूस करना है, आप उसको क्या करें, डी रिजर्वेशन की बात हो गई। द मेनी प्रोड्यूसर एरिया वॉज अर्लियर वर द रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड। Force of the market were allowed to determine the allocation of resources like rather than the directive policy of the government। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ जिसे कह रहा है कि मेनी प्रोडक्शन एरिया विच आर अर्लियर वर रिजर्व फॉर SSI। देखें तो वो प्रोडक्शन एरिया जो पहले क्या थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व थे, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व थे, वो डी रिजर्व, उनको क्या डी रिजर्व कर दिया गया, यानी कि अब वो अपने फ्री आर्म्स को मेंटेन कर सकते थे, जैसा वो चाहते उस तरह की प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते थे। द फोर्स मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब फोर्स, मार्केट फोर्स क्या था, पहले ये था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, सारी पॉलिसीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती, उसको फोकस करते हुए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती, मार्केट प्रोवाइड करती, सारा काम करता। अब गवर्नमेंट ने पीछे हट गया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया हम नहीं करने वाले, अब जो करना होगा वो कंपनियां अपने मर्जी से करेंगी। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे क्या था, फोर्स ऑफ द मार्केट वर अलाउड, जो मार्केट का फोर्स है वो अलाउ करेगा टू डिटरमाइन द अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का अलोकेशन क्या होगा, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमको प्राप्त करनी है, वो मार्केट फोर्स डिसाइड करेगा, ना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो जैसे पहले था, पहले बाउंडेशन थी, अभी क्या होगा, उसको मार्केट फोर्स के रिकॉर्डिंग छोड़ देता। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग। पहले जो सिचुएशन थी, वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो किसके थ्रू लिंक थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी लाइसेंस आपको लेना पड़ता था, अगर छोटा भी प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना पड़ता था तो, यानी गवर्नमेंट ने अगर 300 प्रोडक्शन आपके लिए डिसाइड कर रखा है, 3+ करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, या फिर लाइसेंस में चेंजेस लाने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, नाउ द फ्रीडम फॉर द लाइसेंसिंग इम्प्लाइड द फ्रीडम ऑफ फॉर फ्रॉम द कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन कंटेंट्स what the reproduce and how much produce was now the matter of the producer choice depending on the market condition। पहले जो सिचुएशन था कि क्या बनाए कैसे बनाए वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती, लेकिन अब क्या है, पहले की तरह नहीं रहेगा, अब क्या बनना है कैसे बनना है ये प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट कंडीशन की। मार्केट में क्या डिमांड है, कैसी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले क्या था कि हम बहुत लिमिटेड गुड्स को इंपोर्ट करने का, लेकिन अब क्या है, अब मैकेनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया ताकि प्रोडक्टिविटी को तेज़ी से बढ़ाया जाए। लिबरेशन ऑल्सो इम्प्लाइड द फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिबरेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्री को फ्रीडम दे दिया कि वो अपने लिए कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। द परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ये भी है कि अब गवर्नमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखें तो ये हमारा था एलपीजी में पहला पॉइंट जिसमें हम लिबरेशन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफॉर्म्स सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स की। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.